India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस में दर्ज मामलों के तहत बता दें आपको कि जिस तरह से एनडीपीएस का जो पूरा मामला था, इसके साथ ही बताया भी जा रहा है कि अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस एक्ट के तहत अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और इसमें जमानत देने से पहले सख्त शर्तों का पालन करना आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस एक्ट के तहत अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत देने से पहले सख्त शर्तों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि न्यायाधीश को अपराध की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति का मूल्यांकन करना होगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध गंभीर होते हैं, बता दें आपको गंभीर प्रकृति के होते हैं और इसमें जमानत देने से पहले सख्त शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध समाज के लिए खतरा हो सकते हैं और इसमें जमानत देने से पहले न्यायाधीश को इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि आरोपी को जमानत देने से समाज के लिए खतरा तो नहीं होगा। नजर डालते हैं न्यायालय की टिप्पणी पर। दरअसल जमानत देने में सावधानी। कोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत देने में सावधानी बरतनी चाहिए और न्यायाधीश को आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन करना होगा। आरोपी के अधिकारों का सम्मान। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ समाज के हितों की भी रक्षा करनी है। अगली खबर का रुख करते हैं। कलकत्ता स्कूल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बता दें आपको कि उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जो उम्मीदवार पर नौकरी के बदले घूस का आरोप है, वे सरकारी स्कूलों में नौकरी का आवेदन नहीं कर सकते हैं और निर्णय को पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सरकारी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। बता दें कि मंत्री के पोनमुडी के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामले को बंद करने से इनकार कर दिया गया। टिप्पणियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया गया। बता दें कि मंत्री के पोनमुडी द्वारा हिंदू संप्रदाय पर की गई टिप्पणियां, मंत्री के पोनमुडी की टिप्पणियों पर विवाद और आलोचना हुई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी की। दरअसल बता दें आपको कि तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सेलेबी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 मई याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका को दायर कर दिया था। याचिका तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दी थी। याचिका में विमानन नियामक BCAS द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। 15 मई को भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी थी। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई थी। सीमा पर तनाव के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन भेजने के बाद भारत ने तुर्की का पुरजोर विरोध किया था। तुर्की से आयात सामानों का बहिष्कार किया गया था। टर्की सेब से लेकर ड्राई फ्रूट और मार्बल से लेकर अन्य सामान तक का विरोध किया गया था। बता दें आपको, इतना ही नहीं, पाक को ड्रोन भेजने की घटना के बाद दिल्ली की JNU और यूपी की कानपुर यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता भी तोड़ दिया। और अगली खबर का रुख करते हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से कहा है कि वे रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड या RCSPL के खिलाफ FIR में अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करें, जो RCB IPL टीम को और दर्ज इवेंट मैनेजमेंट फर्म DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड का प्रबंधन करती है। पक्षकारों की सुनवाई के बाद जस्टिस SR कृष्ण कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि 5 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध करें और इस बीच प्रतिवादी को अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करने का निर्देश भी दिया जाता है। बता दें कि जिस तरह से याचिका में पहले दिए गए अंतरिम आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है और इसी के साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि RCSPL की ओर से पेश हुए वकील ने कहा है कि वे जांच में सहयोग करें और ऐसे में सहयोग कर रहे हैं। इसी बीच आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इस स्तर पर अदालत ने राज्य से मौखिक रूप से कहा है कि अदालत की अनुमति के बिना दाखिल ना करें और ऐसे में इस बीच राज्य के वकील ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह या 10 दिन में कुछ नहीं होगा। अदालत ने आगे कहा है कि अन्यथा यदि आप याचिका दायर करते हैं तो वे याचिकाकर्ता कहेंगे कि हमें संशोधन करने की अनुमति दें, नई याचिका दायर करें और इसीलिए आप सब कुछ पूरा करें। हालांकि राज्य के वकील ने कहा है कि मेरा निर्देश है कि जांच के लिए 1 महीने की आवश्यकता है और इस बीच कुछ नहीं होगा। इस बीच DNA नेटवर्क के वकील ने कहा है कि कंपनी का दैनिक व्यवसाय प्रभावित होता है क्योंकि वे जो भी अनुबंध करते हैं जिसमें उन्हें ये घोषणा करनी होती है उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी और अंतरिम आदेश का संचालन जारी रखा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट UG 2025 परीक्षा के दौरान बिजली कटौती और खराब मौसम जैसी समस्याओं के आधार पर पुनः परीक्षा कराने या बोनस अंक देने की मांग को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं सीकर जिले के 31 परीक्षार्थी द्वारा दायर की गई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना है कि सीकर में कुल 98 परीक्षा केंद्र थे जिनमें से लगभग 15 केंद्रों पर बिजली कटौती की समस्या आई है जिससे करीब 5390 परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। हालांकि इन सभी में से सिर्फ 31 स्टूडेंट ने
कोर्ट का रुख किया, जो कि एक बहुत ही मामूली संख्या है। अदालत ने कहा है कि इतनी सीमित जो व्यक्तिगत शिकायतें देश यानी कि पूरे देश में आयोजित एक बड़े स्तर की परीक्षा को अवैध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा के दौरान ही बिजली 5 से 28 मिनट तक गई थी, जिससे उनकी एकाग्रता और प्रदर्शन पर असर पड़ा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जिन स्टूडेंट्स ने इन गड़बड़ियों के बिना परीक्षा दी, उनके मुकाबले वे आसान परिस्थिति में थे, और बताया भी जा रहा है कि इसीलिए उन्हें विशेष राहत मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने जवाब में कहा है कि कुल परीक्षार्थियों में से केवल 0.5% स्टूडेंट ने शिकायत दर्ज की है और बाकी 99.5% स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। साथ ही सरकार ने ये भी बताया कि एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है, जिसने जांच कर ये निष्कर्ष निकाला कि प्रभावित और अप्रभावित केंद्रों पर परीक्षा की समयावधि समान रही। इतना ही नहीं, कई स्टूडेंट्स ने उन केंद्रों पर 600 तक अंक प्राप्त किए हैं, जिससे साबित होता है कि उनके प्रदर्शन में कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि बिजली कटौती, बारिश और तूफान जैसी परिस्थितियों के कारण हुई थी, जो कि अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाएं हैं और किसी के नियंत्रण में नहीं होती। इसीलिए तर्क नहीं माना जा सकता है कि राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति की गारंटी देनी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी माना है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और स्टूडेंट्स के अच्छे प्रदर्शन से स्पष्ट होता है कि किसी भी तरह के प्रणालीगत गड़बड़ी नहीं थी। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि ऐसे मामलों में 22 लाख परीक्षार्थियों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है, खासकर जब शिकायतें करने वाले छात्रों की संख्या नगण्य है और उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने महत्वपूर्ण फैसले को यहाँ पर जारी किया है। दरअसल बता दें आपको, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है और साथ ही इस मामले में याचिकाकर्ता रमेश कुमार बहल ने आरोप लगाया था कि 5 लोगों ने उन पर हमला किया था और जब वह अपनी बाइक पर थे, इस हमले में उन्हें हाथ और पैर में चोट लगी थी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 5 लोगों ने उन पर हमला किया था, जिसमें से उन्होंने 2 लोगों को पहचाना था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी मेडिकल फिटनेस के बावजूद उनकी बयान पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि किसी और की बयान पर यहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी और जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। बता दें कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास जाने की सलाह दी थी, जो धारा 175(3) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है और याचिकाकर्ता की एसएलपी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल के रिसर्चर हर्ष महेश्वरी। हर्ष सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल। तो इस केस के अंदर जब 5 अक्यूज थे जो पिटिशनर के ऊपर हमला किए, तो उसकी वजह से जो पिटिशनर थे उनको जो चोट पहुंची वो बहुत गहरी थी। तो उसकी वजह से उनका जब मेडिकल जो हॉस्पिटल था उसके अंदर दाखिल हुआ, तब उनने जो विटनेस थे वो हमको पता चला कि उन केस के अंदर उनको इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो कोर्ट के अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। तो उसकी वजह से जब उनकी टेस्टिमनी ली गई, तो उसके अंदर जब एफआईआर की जब बात हुई तो उनकी टेस्टिमनी को लिया ही नहीं गया। तो उसकी वजह से जो पिटिशनर थे वो नाराज़ थे और वो बोले कि मेरी एफआईआर प्रॉपरली दर्ज नहीं हुई है, इसलिए मैं हाई कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी जो एफआईआर है उसको प्रॉपरली रजिस्टर किया जाए और साथ ही साथ एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद इस पर प्रॉपर जांच पड़ताल हुई जाए। तो जो पंजाब हाई कोर्ट था उसने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक रेमेडी है, जो रेमेडी है आपके पास सेक्शन 175 की बीएनएसएस की, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसके अंदर मजिस्ट्रेट के पास पावर है
जिससे वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप आपकी एफआईआर से सेटिस्फाई नहीं है तो इस केस के अंदर बिल्कुल यही हुआ। तो उनके अंदर उनने पर इस एक्सपीरियंस से वो खुश नहीं थे, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सेम बात हुई। तो आज की जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पंजाब हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। तो उसकी वजह से हम भी आपकी एसएलपी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाइए, उनके पास अपनी जो रेमेडी है वो एग्जॉस्ट कीजिए, तभी आप हमारे पास आ सकते हैं। तो पहले आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आपकी जो स्पेशल लीव पिटीशन है उसको खारिज करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका हर्ष, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि देश के चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद उन्हें आखिर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। क्या आपको पता है सीजेआई के रिटायर हो जाने के बाद उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर्क्स तो काफी ग्रैंड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 और 2022 के अमेंडेड रूल्स के हिसाब से रिटायर्ड सीजेआई को ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। फर्स्ट, सेक्शन 17B के तहत उन्हें लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, लास्ट ऑन सैलरी का 50%। रूल 3B के मुताबिक दिल्ली में एक रेंट फ्री टाइप 7 बंगलो मिलता है 6 मंथ्स के लिए। 24/7 रेसिडेंशियल और पर्सनल सिक्योरिटी मिलती है 5 साल तक। चौफर, डोमेस्टिक हेल्प और सेक्रेटरियल असिस्टेंट की लाइफ टाइम सर्विसेज, एक फ्री लैंडलाइन और 4,200 रुपीज पर मंथ तक रीइंबर्समेंट मिलता है फॉर मोबाइल या ब्रॉडबैंड चार्जेस के लिए। लाइफ टाइम एक्सेस टू सेरेमोनियल एयरपोर्ट लाउंजेस। लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 124(7) के अनुसार एक रिटायर्ड सीजीआई किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो आप अब समझ ही गए होंगे एक सीजीआई को आफ्टर देयर रिटायरमेंट क्या पर्क्स एंड बेनिफिट मिलते हैं। डू फॉलो फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.